गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ ब्रेज कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है एनसीईआरटी क्लास 7। चैप्टर नेम है पर्यावरण। तो पर्यावरण मीन्स क्या है? परिधन आवरण। इसका जो संधि विच्छेद है, पर्यावरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से या ढका हुआ क्षेत्र, उसी पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। हम सब जीवधारी वनस्पतियों को चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ से घिरे भौतिक और अजैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। जिसमें अजैविक या भौतिक क्रियाएं या भौतिक पर्यावरण जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो उसमें दे आर 3 कंडीशन को फॉलो की जाती हैं, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो जैविक क्रिया हैं, जो जैविक पर्यावरण है, बायोटिक एनवायरनमेंट है, उसमें वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण को एडजस्ट किया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि यहाँ पर्यावरण के कुछ घटक हैं, कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित और एक मानव द्वारा जो जो कंडीशन फॉलो होती है वो उसके बारे में दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो पर्यावरण के जो घटक है उसमें है मानव निर्मित हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिस तरह से इमारतें, पार्क, ब्रिज और ये सारे रोड। इधर आपका है उद्योग, इंडस्ट्री और ये सारे आपके स्मारक। क्लियर? प्राकृतिक कंडीशन है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका जलमंडल, इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और ये है आपका जैवमंडल, जो कि पर्यावरण का एक इम्पोर्टेंट प्राकृतिक घटक है। इसमें मानव द्वारा एक मानव को सम्मिलित किया जाता है, एक मानव द्वारा ही एक निर्मित एक परिवार, फैमिली, इसमें एक समुदाय होता है। इसमें आपके धर्म से संबंधित जैसे जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शैक्षिक संस्थान, इकोनॉमिकल कंडीशंस और आपका ये सारे राजनीतिक कंडीशन को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें हम आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित है। ये सारी वनस्पतियाँ आदि इस थंबनेल में दिखाई गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जो पर्यावरण का एक क्या है, मूल है। तो चलते हैं एनसीईआरटी 7 की। एनसीईआरटी 7 में पहला जो चैप्टर है वो पर्यावरण संबंधित है। तो पर्यावरण की हमने डेफिनेशन बताई, अभी इसका शाब्दिक अर्थ बताया और उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। थोड़ा पेज डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से जिसमें जैविक और अजैविक क्रियाएं जो होती हैं, तो अजैविक क्रियाएं आपको पता ही है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में होता है। और जैविक क्रियाएं आपकी सारी वनस्पतियां, पर्यावरण, जीव जंतु आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये पेज कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है फर्स्ट, पर्यावरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि कैसे कैसे क्या ये कंपोजिशन है, घटक हैं। तो यही आपके पर्यावरण संबंध था, जिसमें आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल जो मानव के द्वारा निर्मित था,
और इसमें मानव ने क्या क्या जो धरातल के ऊपर नवीन स्थलाकृतियाँ और नई नई इमारतें और अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ब्रिज, सड़क, रेल आदि को प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें दे रखा है पर्यावरण जो है या एनवायरनमेंट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्लियर फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के एक प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और आपके आता है इसमें लिथोस्फीयर। आप पहले से परिचित होंगे कि पृथ्वी पर ठोस जो प्रॉपर्टी, ठोस जो ऊपरी परत होती है, जो स्तंभ कहते हैं, जो चट्टानें इसमें खनिज से बना होता है, मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ धरातल पर दिखाई पड़ती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास के मैदान और खनिज संपदा के एक मुख्य स्रोत है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आओ आसपास के स्थलों को देखें और आपके पड़ोस में जो भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। तो अपने गांव में अगर निवास करते हैं तो आप लोग वहाँ अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ है, बलुई है, दोमट है, चिकनी है, काली है, लाल है आदि। इसका आप ऑब्जर्वेशन करके और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप एक स्थलमंडल को ग्लोब को के द्वारा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है आपका ये वायुमंडल, ये है आपका जैवमंडल, ये आपका स्थलमंडल और ये है जलमंडल। जलमंडलों क्या क्या है, सारी स्थलाकृतियाँ, सारे ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट किए गए हैं। क्लियर। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जो जल से घिरा होता है, जिसमें नदी है, समुद्र है, झील है, महासागर है आदि को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल और उसके चारों ओर जो वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी को हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्लियर। अब पता ही है ओजोन परत होती है, इसमें ढेर सारी लेयर होती हैं। हम जो क्लास 9th की आएगी उसमें हम आपको इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। इस पर कई प्रकार के यहाँ पर जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में गैस होती हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होता है, उससे वायुमंडल प्रवर्तित मौसम जलवायु परिवर्तन होता है, अब वो पता ही है। तो पादप, जीव जंतु मिलकर के एक जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर संकीर्ण क्षेत्र है जो कि हमारा कहीं स्थल, जल, वायु, जीव को संभव बनाते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द परतंत्र, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे बच्चे, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं तो आपके एक खुले वातावरण में जा कर के देख सकते हैं परतंत्र के बारे में। तो इसका जो परतंत्र की डेफिनेशन है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारू आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ में स्थानांतरण द्वारा संबंध है, इसी को ही परतंत्र कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हो, तो परतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें हमारी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं और इसमें परस्पर क्रियाएं होती हैं और इसमें से स्थानांतरण द्वारा ही संबंध होता है, उसी को हम क्या कहलाएंगे, परतंत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से एक कोई हमारे एक निश्चित धरातल का भूखंड होता है जिसमें हमारे
विविध प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, वही हमारा क्या एक परतंत्र है, इकोसिस्टम है। क्लियर? आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून से मनाया जाता है, 5 जून। क्लियर? अब मानवीय पर्यावरण क्या है? तो वस्तु विनिमय जो हम अदला बदली होती है, देखा होगा आपने, गांव में जो लोग निवास करते हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वस्तु बदले वस्तु देते हैं, उसी को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। क्लियर? तो आप इसमें आप देख सकते हैं जो लोग इसमें क्या है, वस्तुओं आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। अब बात आती है इसमें मानवीय पर्यावरण की। तो मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है और उससे अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। तो आप समझ सकते हैं मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उनकी जो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं और समय के साथ वो कई प्रकार से अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करता रहता है। इसी को हम मानव जिस तरह से पेड़ पौधों से फल फूल, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ और मकानों के लिए अन्य लकड़ी आदि प्राप्त होती हैं, इस तरह से देख सकते हैं। आवश्यकताओं अधिक उच्च उपजाए गया है, उस वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ है। व्यापार आरंभ एवं वाणिज्य का विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना प्रकृति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हुआ। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने क्यों पसंद होती है? क्योंकि प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच इसमें क्या है, एक संतुलन होता है। तो ये समय के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रयोग किया जाता है और गर्मियों सीजन में सबसे अधिक जितने भी आपके रसीले फल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमारी पानी की आवश्यकताओं पूर्ति करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा टॉपिक था और यहाँ से हमारे अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है परतंत्र क्या है? तो अभी हमने बात की थी परतंत्र वह परतंत्र है जिसमें मानव जो अपना एक निश्चित धरातल का एक भूखंड होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि होते हैं, जिसमें भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएँ होती हैं उसी क्षेत्र में उसी को ही परतंत्र कहलाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, भूमि आदि को सम्मिलित किया जाता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें जैविक और अजैविक क्रियाएं। पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक थे प्राकृतिक पर्यावरण, मानव और मानव से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ थीं। मानव जो इमारतें बनाई, पुल बनाया, बिल्डिंग आदि का निर्माण किया। और इधर देखते हैं मानव द्वारा एक मानव था, एक परिवार था, समूह था। इस तरह से उनके संबंधित जितने भी आपके रिलीजियस जैसे मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, चर्चगाह आदि को सम्मिलित किया था इसमें। और शिक्षा के लिए ढेर सारे मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि और राजनीतिक क्रियाएं होती हैं। तो राजनीतिक जिसमें सामाजिक, आर्थिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्तंभमंडल क्या है? जिस पर मानव निवास करता है उसे स्तंभमंडल के नाम से जाना जाता है, जिस पर पर्वत, पठार, मैदान आदि स्थित होते हैं। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो होती हैं उसको जीवीय पर्यावरण कहलाते हैं। जैवमंडल, तो जैवमंडल सारा संपूर्ण आ जाता है, जिसमें जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, जैविक या अजैविक सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसे जैवमंडल कहते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है? तो मरुस्थल,
ताल, वन। तो इसमें प्राकृतिक जो परतंत्र नहीं है, तो इसमें आपका वन है, ताल नहीं है। इनमें से मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानव द्वारा स्थल, धर्म, समुदाय। स्थल नहीं होता है, धर्म होता है और समुदाय होता है। क्लियर? इसमें कि धर्म होगा और समुदाय होगा। निम्न में से मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है कौन सा है? पहाड़ नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, सड़क होता है। इनमें से पर्यावरण के लिए खतरा है, तो भाई पर्यावरण के लिए खतरा का शब्द क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी, पर्यावरण को डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। तो जैवमंडल आप देख सकते हैं जहाँ पर क्या है आपका जीव और परिवेश के बीच संबंध होता है। वायुमंडल, यहाँ पर क्या है पृथ्वी पर इस पर वायु के परस्पर संकीर्ण होता है, ये शब्द रखा है। स्थल, जल, वायु। वायु हमारे आसपास का क्षेत्र। तो इस तरह से आपको इसमें क्या है मैचिंग करना है। क्लियर? तो जलमंडल, पर्यावरण। तो जलमंडल क्या है? इसमें जो जलीय क्षेत्र होता है। पर्यावरण आपको पता ही है, तो परधन आवरण जो हमारे आसपास का क्षेत्र होता है। क्लियर? तो इस तरह से कार्ड बता सकते हैं मानव अपने पर्यावरण परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए डायरेक्टली पर्यावरण पर निर्भर है और उसका मिसयूज करके उसका दोहन कर रहा है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे से आश्रित हैं। यस, देखो आश्रित हैं भाई। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ पौधे हमसे CO2 को लेते हैं। इसमें आपस में आदान प्रदान हो रहा है और मानव उनको जीवित रखने के लिए उस पेड़ पौधों को सिंचित करना, खादी आदि का उपयोग देता है। आदर्श पर्यावरण को काल्पनिक कीजिए और कल्पना कीजिए और उसको आदर्श पर्यावरण के चित्र बनाइए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जिससे संबंधित जो पर्यावरण से संबंधित आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, जिस तरह से ये है इसमें आप दिखा सकते हैं। डक है, इसमें आपकी काव है, आपके डियर है और ढेर आपके प्लांट बॉडी है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस तरह से NCERT क्लास 7 का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।